हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। और मैं सुमित कुमार विश्वकर्मा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है। जी हां, हेल्थ के विषय पे आज हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मिरर ऑफ हेल्थ। जी हां, 40 साल के बाद में हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ की कुछ इश्यूज ऐड हो जाते हैं। उनकी इनकम का एक रेगुलर खर्चा उनकी हेल्थ के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, टेस्ट के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर चला जाता है। ऐसे में रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ऐसे में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम एक बेटर हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं और कैसे एक डिजीज फ्री लाइफ रह सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज का यह रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तो आज की इस रिपोर्ट जो है वो अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से पेश किया गया है। हेल्थ का जो ये रिपोर्ट है, हेल्थ ऑफ द नेशंस 2025, यानी कि ताजा एक रिपोर्ट मैं आपके सामने में शेयर करने वाला हूं जो अपोलो हॉस्पिटल ने शेयर किया है। वो भी कैसे, वो जो उनके पास में जितने लोग रेगुलर चेकअप पे आते हैं उनकी चेकअप को लेकर के एक रिपोर्ट उन्होंने कन्वे किया है, साझा किया है। और डिटेल्स इसकी जो लिंक है वो एंड में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जम के शेयर कीजिएगा और अगर कुछ भी वैल्यूएबल्स कमेंट्स हो तो उसे भी आप जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर रिपोर्ट क्या कहता है। रिपोर्ट के अनुसार अपोलो ने अपने 2.5 मिलियन लोग जो 2025 के बीच में टेस्ट रेगुलर रिपोर्ट चेक करवाते हैं, उनसे कुछ रिपोर्ट निकाला गया है। हार्ट ऑफ द मैटर्स, हार्ट के लिए कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को लेकर के उन्होंने क्या बताया। जितने भी उनके पास में केसेस थे, 2.5 मिलियन केसेस थे, उनमें से 58 लोग जो तो असिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स केस थे, जिसमें 46% के पास में इंडिविजुअल विद कैल्शियम डिपोजिट, एक डिपोजिट जिसे आपकी हार्ट में हार्डनेस आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से इंडिविजुअल लोग 40 साल के एज के व्यक्ति हैं 2.5%, 46 में भी 2.5% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 40 साल तक बताई जा रही है। यानी आजकल आप जो आम दिन सुनते होंगे कि बहुत कम एज में लोगों को हार्ट की इश्यूज हो रही है, हार्ट अटैक्स हो रहा है, जिसके वजह से हार्ट में बहुत सारे डिपोजिट्स होते हैं। केवल ब्लॉकेज ही नहीं होते, ब्लड क्लॉट्स भी होता है, कैल्शियम डिपोजिट भी बनता है और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके वजह से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने लग जाता है। नेक्स्ट पीपीटी यह कह रहा है, नेक्स्ट पीपीटी बात करें तो विमेन इन द स्पॉटलाइट। विमेन की अगर बात करें तो आफ्टर मोनोपोज, यानी कि अगर बिफोर मोनोपोज बात करें तो 14% लोगों को डायबिटीज का खतरा रहता है विमेन में, लेकिन आफ्टर मोनोपोज 40% व्यक्तियों को डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पर बिफोर अगर मैं बात करूं मोनोपोज तो यहां पर ओबेसिटी और ओवरवेट का खतरा 76% होता है। तो यानी आफ्टर मोनोपोज यहां पर 86% खतरा उनका बढ़ जाता है। फैटी लीवर की बात करें तो 54% होता है बिफोर मोनोपोज एंड द 70% होता है आफ्टर मोनोपोज। 15% बिफोर एंड द 40% हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन में और डायबिटीज में देखें तो एक लंबा आपको गैप नजर आता है बिफोर एंड आफ्टर मोनोपोज पे। यहां पे 40% का खतरा हाइपरटेंशन का बढ़ जाता है। आफ्टर मोनोपोज बहुत सारी डिजीज जो है अचानक से राइज कर जाती हैं और यही एक और भी कारण आता है कि महिलाओं में 40, 45 और 50 के बीच में अचानक से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड एंड बहुत सारे केसेस को आप जंप करते हुए देखते हैं। नॉट ऑल अल्कोहल, केवल अल्कोहल ही आपके लीवर को खराब नहीं कर रहा है। अगर बात करें तो 65% हैड ए फैटी लीवर, 65% लोग हैं जो फैटी लीवर है, 52% है नॉर्मल लीवर साइज द ब्लड टेस्ट एंड 65 में भी 52% ऐसे हैं जिनका लीवर का साइज नॉर्मल है और टेस्ट वगैरह में पता ही नहीं चलता है, लेकिन जिसमें 65% लोगों का लीवर फैटी, यानी कि एक आम चीज हो गई है। अगर आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, नहीं टेस्ट करते तो बिल्कुल पता नहीं चलता। लीवर फैटी, यानी 65% लोगों को लीवर फैटी देखा गया है। 2024 पर 2.5 लाख इंडिविजुअल स्क्रीन टेस्ट हुए हैं जिसमें से 65 देखा गया है। 85% इंडिविजुअल विद द फैटी लीवर कैज ऑफ नॉन अल्कोहल, 85% ऐसे लोग हैं जिसमें 65 में से 85% ऐसे लोग हैं जिनको विदाउट एनी अल्कोहल रीजन फैटी लीवर देखा गया है। 76% इंडिविजुअल विद द ओबेसिटी हैड फैटी लीवर, 76% ऐसे लोग हैं जो ओवरवेट की वजह से लीवर फैटी उनका में कंडीशंस को पाया गया। और अगर बात करें तो हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, 74% लोगों को लीवर फैटी पाया गया है। यानी लीवर फैटी, लीवर आपका ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स बना रही है, लीवर अगर फिल्टर नहीं हो रहा है तो नॉन
अल्कोहलिक कारण से भी आपका लीवर फैटी देखा जाता है और ये बहुत बड़ा मेजर कारण है। कॉमन पता चलता है जब भी आप टेस्ट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि लीवर फैटी है और समय रहते अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये आगे जाकर के लीवर सोराइसिस तक, लीवर कैंसर तक चला जाता है, बहुत गंभीर बीमारियां बन जाती हैं। वहीं पर अगर बात करें स्ट्रॉन्ग इज ए ब्यूटीफुल, यानी विमेन अगर हेल्थ की बात करें तो विमेन हेल्थ में बहुत सारे लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड द बैलेंस की बीमारियां हो जाती हैं 40 एज पहुंचते पहुंचते, यानी 40 साल के अंदर अंदर में उनको ओवरवेट हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटीज कम हो जाती है। 78% इंडिविजुअल शोज 9 ऑफ द पुअर एफएसबी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस की प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर मैं बात करूं मेन में बिफोर 40 में 76% को एंड 40 से 55 के बीच में 79% को और 55 के बाद 81% व्यक्तियों में मेन में ये फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम नजर आती है। वहीं पर विमेन में 72%, 40 के बिफोर पे 40 से 55 के बीच में 76% और 55 के एज पर 85% महिलाओं को यह एफएसबी की प्रॉब्लम नजर आती है। वहीं पर इस स्लाइड की बात करें तो लेस एंड मोर, यानी कि 45% विमेन एंड 26% मेन जो है एनीमिया के शिकार है, खून की कमी का शिकार है। और यहां पे अगर सर्वे देखा जाएगा तो आपको पता चलता है कि 16% मेन में एंड 46% वीमेन में 40 के बिफोर पे एनीमिया का शिकार होते हैं। कारण आप जानते हैं, पीरियड्स कारण होते हैं और भी बहुत सारे कारण होते हैं। खाना वो वही खा रही होती हैं जो घर के बाकी लोग खा रहे होते हैं, लेकिन उनमें एनीमिया का कारण बढ़ा हुआ दिखता है। वहीं 40 से 55 में 24% पुरुष और 47% महिलाओं को एनीमिया का शिकार देखा जाता है, लेकिन 55 पहुंचते पहुंचते पुरुषों में 43% और महिलाओं में 42% कारण देखा जाता है, क्योंकि समय के साथ में पुरुषों का हार्ड वर्क, पुरुषों की जीवन शैली के साथ न्यूट्रिशन का सेवन कम हो जाता है और यह है जो एनीमिया का कारण यहां पर देखा जाता है। विटामिन B12 की कमी की बात करें तो 40 बिफोर पे पुरुषों में 49% विटामिन B12 की कमी, महिलाओं में 35%, 40 से 55 में पुरुषों में 40% विटामिन B12 की कमी, महिलाओं में 26% और 55 के ऊपर अगर बात करें तो 26% पुरुषों में विटामिन B12 की कमी और महिलाओं में 18% विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और एक अगर बात करें विटामिन डी डेफिशिएंसी की, जी हां, तो यहां पर भी गौर करेंगे तो पता चलता है 40 के नीचे में 89% पुरुषों को विटामिन डी की कमी है एंड 86% महिलाओं को विटामिन डी की कमी है। 40 से 55 के बीच में 83% पुरुषों को विटामिन डी की कमी है एंड महिलाओं में 77% और 55 के ऊपर में 71% जेंट्स को, पुरुषों को विटामिन डी की कमी है और 67% महिलाओं को विटामिन डी की कमी है। यानी विटामिन B12 और विटामिन डी की बात करें तो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा डेफिशिएंसी देखी जाती है। अगर इस स्लाइड की बात करें तो यहां पे पता चलता है डायबिटीज में 40 साल के नीचे में 8% पुरुषों में और 5% महिलाओं में डायबिटीज होता है। वहीं पे 55 एज पहुंचते पहुंचते 46% से लेकर के 40% लोगों को डायबिटीज का खतरा रहता है। अगर मैं यहां पे वेट की बात करें तो पुरुषों में अगर बात करें तो 55% 40 साल के नीचे लोगों को ओबेसिटी के शिकार होते हैं। वहीं पर एज ऑफ 55 के आसपास पुरुषों में कम बट महिलाओं में ज्यादा ओबेसिटी का शिकार देखा जाता है। हाइपरटेंशन की बात करें तो सेम रेशियो है, 8% महिलाओं में 40 से नीचे और पुरुषों में 21% हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, लेकिन 55 साल पहुंचते पहुंचते 40% के आसपास हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। और ये विभिन्न कारण है, ओबेसिटी की बात करें, डायबिटीज की बात करें तो हाइपरटेंशन की बात करें, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं जो आपकी बहुत बड़ा बजट और आपकी घर की सुख शांति को हॉस्पिटल की ओर लेकर जाते हैं, टेस्ट की ओर लेकर जाते हैं और आपकी पैसे को भी खर्च करते हैं और फिर भी आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एंड तक जरूर बने रहिएगा, हम इसके कॉज, रीजन एंड सॉल्यूशन पे भी बात करने वाले हैं। जो भी मेरा अनुभव है उसके साथ मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अगर डिप्रेशन की बात करें फ्रेंड्स तो डिप्रेशन में आप ध्यान देंगे तो पता चलता है मेन में 6% और 5% का अंतर होता है, विमेन में 8%, 7%, 6%, यानी मेच्योरिटी के साथ डिप्रेशन घटता है, लेकिन यंग एज में, टीन एजर में ये ज्यादा देखा जा रहा है। मेन एंड विमेन दोनों में 40 के पहले करियर का डिप्रेशन, अपनी जॉब का डिप्रेशन, अपनी फैमिली का डिप्रेशन और साथ साथ में अपनी एजुकेशन को लेकर के 40 बिफोर पे डिप्रेशन ज्यादा देखा जा रहा है। टीन एजर में ज्यादा यह देखा जाता है, जहां पे 47,000 लोगों में ये टेस्ट किया गया और यहां पर ये रिजल्ट आपके सामने में आया हुआ है। अगर स्लीपिंग की बात करें तो मेन एंड वुमेन में 40 के नीचे में 53,000 व्यक्तियों में यह टेस्ट किया गया,
माफ कीजिएगा 53,000 पर्सन में ये टेस्ट किया गया, जहां पर यह समझ में आता है जो स्लीपिंग की बीमारियां हैं 40 साल के नीचे में 7% पुरुषों में, 1% महिलाओं में, और 55 साल पहुंचते पहुंचते 68% पुरुषों में और 22% महिलाओं में नींद की समस्याएं आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं द सी वर्ल्ड यानी कैंसर वर्ल्ड की। कैंसर वर्ल्ड जहां पे भयानक बीमारियां चारों तरफ फैलती जा रही है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, उसके बाद भी इस बीमारी से नाम से लोग डरते हैं। अगर विमेन में बात करें तो कॉमन ब्रेस्ट, सर्विकल कैंसर एंड द ओवरी कैंसर है। अगर मेन में बात करें तो लंग्स, माउथ एंड प्रोस्टेट कैंसर देखे जाते हैं। अलग अलग देशों की यहां पे बात करें, यहां पर इंग्लैंड की बात करें, चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें और अमेरिका की बात करें, तो पता चलता है सबसे ज्यादा केस अगर देखा जाता है तो इंडिया में यहां पर देखा जा रहा है। तो अलग अलग कंट्री की बात करें तो माय डियर फ्रेंड, यहां पता चलता है यूएस में, चाइना में, यूके में 63, 50 एंड 63 ईयर्स में जाकर के ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन इंडिया में 53 एज तक पहुंचते पहुंचते ब्रेस्ट कैंसर के केसेस देखे जाते हैं। सर्विकल कैंसर की बात करें तो यूएस में 50 ईयर्स, 60 ईयर्स आपके चाइना में एंड आपका यूके में 50 इयर्स पे देखा जाता है, बट 49 इयर्स के अंदर अंदर सर्विकल कैंसर देखे जाते हैं विमेन में। और लंग्स कैंसर की बात करें तो 70 इयर्स, 60 ईयर, 75 इयर्स, बट इंडिया में 61 इयर्स के अंदर देखे जाते हैं। बहुत कम एज में यहां पर कैंसर देखे जाते हैं। स्टूडेंट इन स्पॉटलाइट, स्टूडेंट की बात करें तो पता चलता है sugar coated 2% of college student had high blood glucose level which might indicate a risk of developing diabetes। यानी बच्चे बहुत ज्यादा सुगरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, आइसक्रीम हो या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हाई ग्लूकोज होते हैं, जिसके वजह से उनमें डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। याद रखिएगा 30 से पहले पहले अगर आपकी बॉडी ज्यादा शुगर यूज करती है, कंज्यूम करती है, तो इंसुलिन का खपत ज्यादा आपकी बॉडी करती है एंड इन फ्यूचर जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है उनका जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। 30 साल के पहले पहले अगर आप अपने बॉडी में शुगर को या हाई ग्लूकोज को कम कंज्यूम करते हैं तो फ्यूचर में डायबिटीज का खतरा कम रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात करी, डायबिटीज पे बात करी, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्टूडेंट्स, विमेन, सब पर बात करी। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें एंड प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स पे देखते हैं रीजन क्या है, कारण कुछ भी हो बीमारी का। जो आज की लाइफस्टाइल में अगर देखा जाता है, पहला है पुअर फूड हैबिट। जी हां, वर्तमान लाइफस्टाइल में हम बहुत फास्ट के लिए, टेस्ट के लिए, फैशन के लिए, स्टाइल के लिए हम बहुत सारे ऐसे फूड्स खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, फ्रीज फूड, पैकेट फूड, ये हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा हो गया है, वहां में हमें रिप्लेस करना चाहिए। आगे हम इस पर बात करेंगे। सेकेंड रीजन क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, हम एक सिटिंग लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, हम ज्यादातर बैठे कंप्यूटर एंड स्क्रीन के आगे बात कर रहे हैं। बच्चे भी कम खेलने को जाया करते हैं। एंड अगर बात करें ऑफिस की जो वर्किंग आवर है उसके ऊपर बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारी कम हो रही है, ये एक रीजन माना जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी हाइपरटेंशन का, आपके डिप्रेशन का, आपके कैंसर का, आपके लीवर फैटी का, आपके डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण एक स्ट्रेस माना जा रहा है। साथ में अगर हम देखें तो ओबेसिटी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ओबेसिटी चाहे वो सिटिंग लाइफस्टाइल हो या किसी और फूड की वजह से, हैबिट की वजह से, ओबेसिटी डायरेक्ट स्ट्राइक करती है। 50% से ज्यादा आपकी शारीरिक बीमारी को होल्ड करती है केवल ओबेसिटी, एक रीजन माना जाता है। वहीं पे स्मोकिंग एंड अल्कोहल एक रीजन माना जाता है। हमारी जो स्मोकिंग एंड अल्कोहल है बहुत सारी बीमारियों का कारण माना जाता है। और हेरिडिटी यानी कि आपकी अगर फैमिली में अगर ऑलरेडी से थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर ऐसी हैं तो अचानक हमारे शरीर पर जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है उसका असर भी देखा जाता है। ये कुछ मेजर रीजन है जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं। आज हम सॉल्यूशन की ओर लेके चलते हैं। सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और ये एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाना जा रहा हूं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं एक्टिव लाइफस्टाइल ABCD, जी हां, इसको याद रखेंगे ABCD। या एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, C फॉर क्लींजिंग होनी चाहिए और D फॉर डिफेंस यानी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये ABCD अगर आप अपने हेल्थ के लिए याद रखते हैं तो आपका लाइफ
बेहतरीन रूप में आप एंजॉय कर पाएंगे। इसमें थोड़ी सी डिटेल्स में मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करें तो डेली फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आपका एज जितना है उतने मिनट आप शरीर को जरूर दें। आप स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, आप सीढ़ियां चढ़ें, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, रनिंग वॉकिंग कुछ भी कर सकते हैं। जितनी आपकी एज है उतना समय आप जरूर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अगर आप 30 साल के तो 30 मिनट जरूर दीजिए, अगर आप 26 साल के तो 26 मिनट जरूर दीजिए, 50 साल के तो 50 मिनट आप जरूर दीजिए। वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कीजिए। ब्रेक सिटिंग यानी कि बैठे बैठे अगर काम कर रहे हैं तो हर आधे घंटे में आप एक बार वॉक कर सकते हैं। हर आधे घंटे में आप 2 से 3 मिनट का वॉक ले सकते हैं। आप अपनी सिटिंग हैबिट को ब्रेक कीजिए। आप लगातार बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा पिक्चर देख रहे हैं, वहां पे भी इंटरवल होता है, लेकिन अपने घर पे आप 3-3 4-4 घंटा मोबाइल स्क्रॉल करते रह जाते हैं। लेकिन एक सिटिंग हैबिट को ब्रेक करने की जरूरत है। स्ट्रेचिंग, योगा, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करने की जरूरत है। चेंज लेजी लाइफस्टाइल। अपनी लेजी लाइफस्टाइल को आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, आप किस तरह से रहते हैं, उसे चेंज करने की जरूरत है। अपने आप को एक्टिव मोड में डालना है। पार्टिसिपेट इन एनी आउटडोर एक्टिविटी। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, आप बहुत सारे गेम्स में आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं। आपकी हॉबी को चूज कीजिए और हॉबी को आप अपने फिजिकल एक्टिविटी का एक हिस्सा बनाइए। अपने बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं। वटेवर आप किसी भी तरह से एक एक्टिव लाइफस्टाइल को आपको रूटीन्स बनाना है, ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। बैलेंस डाइट की बात करें तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर वाटर, आपके बॉडी वेट का 5% वाटर कंज्यूम करना जरूरी है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में काम करता है। बैलेंस डाइट की बात करें तो फ्रेश वेजिटेबल, सीजनेबल वेजिटेबल एंड फ्रूट को जरूर ऐड करें। सीजनेबल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आपके लिए जरूरी न्यूट्रिशन कुदरत ने हमें बनाया हुआ है। कुदरत ने, प्रकृति ने बनाया हुआ हमें, और प्रकृति ने फल एंड वेजिटेबल्स को बनाया हुआ है। सीजन अनुसार हमारे साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये कुदरती नेचर्स का ज्ञान है जिसके माध्यम से हमें जो सीजनेबल फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है उसका सेवन जरूर करना चाहिए और अच्छी मात्रा में करना चाहिए। टाइमली ईटिंग का जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक आवर को फॉलो करती है। आप जब खाते हैं तब आपकी बॉडी उस तरह से, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं, तो टाइमली ईटिंग को जरूर ध्यान दें। साथ साथ में अगर बात करें तो सप्लीमेंट की जरूर आप ऐड करें। अगर आपको एज के साथ में विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, अगर आपको कैल्शियम की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तो डॉक्टर का सलाह लें और सप्लीमेंट को जरूर ऐड करें। सप्लीमेंट की जब बात आती है तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, फेक मार्केटिंग कंपनी से बचना है, फेक सप्लीमेंट से बचना है, और आपको एक सही कंपनी के साथ में एक सही डॉक्टरी सलाह के अनुसार आपको एक अच्छी सप्लीमेंट का सेवन करना है। और अगर मैं उसमें ऐड करूं तो आपको पता चलता है, अवॉइड जंक फूड, फास्ट फूड, हाई कैलोरीज फूड जो है, इनसे आपको बचना है। हमेशा कोशिश करना है कि आपको इनको अवॉइड करना है, कम करना है। जल्दी खाना है, रात को आप लेट नाइट तक अगर खाते हैं, लेट नाइट स्लीपिंग करते हैं, तो उसको भी आपको हैंडल करना होता है। क्लीनिंग की बात करें तो हमारे ऑर्गेन्स, हमारे सिस्टम में बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है, इसे भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। एड फाइबर रिच फूड्स। अगर आप 30 ग्राम फाइबर खाते हैं, एक्सपर्ट ये कहते हैं अगर मात्र 30 ग्राम फाइबर आप अपने खाने में ऐड करते हैं तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर, कोलोन संबंधी बीमारियां, डाइजेशन समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो आप जरूर अपने खाने में फाइबर को ऐड करें। आप ओट्स ऐड कर सकते हैं, सिमोन ऐड कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो मोटे अनाज को आप ऐड कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। आप फाइबर को जरूर ऐड करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वहीं डिटॉक्स कर सकते हैं, आप बहुत सारे पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। सुबह सुबह आप सिया सीड को ले सकते हैं। आप बहुत सारे जो हमारे पास बीज है, मेथी दाना है, धनिया है, उनको आप ले सकते हैं, धनिया पत्ता को ले सकते हैं। बहुत सारे डिटॉक्स के कारण होते हैं, रीजन होते हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं और अपनी बॉडी को रेगुलर वे पे डिटॉक्स कर सकते हैं। बीच बीच में फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग आपके वेस्टेज मटेरियल को मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। लेट नाइट खाने की जगह आप बिफोर खा सकते हैं, जिससे भी आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का रीजन होता है। आप एक खाने से दूसरे खाने के बीच में थोड़ा सा ब्रेक रख सकते हैं, भूख लगने पे खाना खा सकते हैं। आप बिना भूख के खाना खाने से आपकी बॉडी एक्स्ट्रा जितने भी मटेरियल बच जाती है उसको डिपॉजिट करता है आपकी बॉडी पे, लेकिन जब भूख लगकर खाते हैं तो आपकी बॉडी यूज करने की कोशिश करती है आपकी बॉडी में डिपॉजिट्स को। वहीं पे अगर बात करें तो स्वीटिंग इज गुड, थोड़ा पसीना बहाएं। किडनी ही केवल आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, आपका स्किन भी वन टाइप ऑफ किडनी का काम करता है। लोग
सूना बात लेते हैं, लोग स्टीम बात लेते हैं। सो आप भी स्वेटिंग थोड़ा सा ध्यान दें, कभी कभी विदाउट एसी विदाउट पंखा रह जाए, कभी कभी सन बात करने की कोशिश करें, कभी कभी वॉकिंग जॉगिंग के समय आपकी जो पसीना निकल रहा है उस पसीने को निकलने दे। अगर आप डेली थोड़ा पसीना निकालते हैं तो भविष्य में बहुत बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो डीप ब्रीदिंग, जी हाँ, डीप ब्रीदिंग लेते हैं। जब डीप ब्रीदिंग भी आपकी बॉडी में बहुत सारे क्लोट्स को, बहुत सारे कैंसर स्क्रीजन को, फॉरेन पार्टिकल्स को निकालने में हेल्प करती है, आपके लंग्स को साफ करती है, आपके हार्ट्स को साफ करती है, आर्टरीज को साफ करती है। इसलिए डीप ब्रीदिंग ले, बीच बीच में योगा, मेडिटेशन, आप प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग ले। और डीप ब्रीदिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा क्लीनिंग का कारण हो सकता है, डिटॉक्स का कारण हो सकता है। फर्स्ट मील इज द डे इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर सुबह सुबह आप बैड टी ले रहे हैं तो सुबह सुबह आपने अपनी बॉडी को एसिडिक मोड में डाल दिया। सुबह सुबह आप ऐसा कुछ खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को एसिडिक में कन्वर्ट करता है, तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। इसीलिए सुबह सुबह जो पहला फूड होना चाहिए आपका अल्कलाइन फूड होना चाहिए। लोग पहले पहले सुबह सुबह का जो फूड होता था बहुत सोच कर लिया करते थे, तो आप पहला ग्रीन फाइबर आप जरूर ऐड कर सकते हैं। सुबह आप पालक है, या आप सुबह सुबह एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, एवोकाडो का जूस ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो लौकी का जूस ले सकते हैं, आप तुलसी का जूस ले सकते हैं, आप पीपल के पत्ते का है या मोरिंगा जूस ले सकते हैं। कुछ भी आप ऐसा ले, सुबह का आपका फर्स्ट जूस जो होना चाहिए डिटॉक्स जूस होना चाहिए, फाइबर जूस होना चाहिए। वीक में 1 या 2 बार आप लेमन जूस का जरूर सेवन करें, यह विटामिन सी को भी बढ़ाता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी का क्लीनिंग। अगर आप बॉडी को लगातार रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हैं तो डिपोजिट से आप बचेंगे और बहुत हद तक खतरा आपकी बॉडी पे कम हो जाता है। डिफेंस की बात करें, इम्यून सिस्टम की बात करें तो रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। बीच बीच में कई कई कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो छुप करके आपकी बॉडी में बढ़ती है और आगे जाकर बढ़ जाती है, तो यहां पे आपको रेगुलर चेकअप की जरूरत है। एड सप्लीमेंट लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, ऐसी सप्लीमेंट को डॉक्टरी सलाह के अनुसार, एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार जरूर लेना, सेवन करें। 40 के बाद में सप्लीमेंट बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आज जो हमारा जीवन शैली और खाद्य प्रणाली है उसमें जरूरत के अनुसार विटामिन प्रोटीन की कमी कम पाई जाती है, जिसके लिए सप्लीमेंट ऐड करना बहुत जरूरी है। इसलिए सप्लीमेंट अगर रिक्वायरमेंट है तो जरूर ऐड करें। अगर फूड से आप अपने सप्लीमेंट को पूरा कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर फूड से आपका सप्लीमेंट कवर नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर आउटसाइड से सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट हमेशा कोशिश करिए कि हर्बल हो, आयुर्वेदिक हो, कम से कम नुकसानकारक हो, ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो और आप उसका हैबिचुएटेड नहीं हो रहे हो, इस चीज का भी ध्यान रहे। एक्सरसाइज करते तो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, आपकी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, आपका पूरी बॉडी रिचार्ज रहता है। तो एक्सरसाइज जरूर करें, एक्सरसाइज थोड़ा सा भी करें। 30 साल के बाद हमारी बॉडी का जो मसल्स है वो हर साल 7% नीचे की ओर जाता है। तो अगर आप पुशअप भी कर रहे हैं, आप अगर हल्का फुल्का आप दंड बैठक भी कर रहे हैं तो आपकी मसल्स टोन्ड रहती है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। वही अगर बात करें फोकस ऑन गट हेल्थ, कहा जाता है दुनिया में सबसे पहले जो हमारी डेथ स्टार्ट होती है हमारे गट हेल्थ की डेथ से स्टार्ट होती है। मरने से पहले हमारा गट हेल्थ मरता है। जी हां, हमारे 70% इम्यूनिटी हमारी पेट के आसपास होता है, गट हेल्थ में होता है। और गट हेल्थ का ध्यान रखेंगे, यानी आपकी डाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर आप ध्यान दें। आपका खाना पीना सुपाच्य हो, बहुत जल्दी पच जाए, पेट बहुत लंबे समय तक बेकार के गार्बेज को कैरी ना कर रहा हो, इन सब का ध्यान दें। और गट हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। फोकस ऑन योर गट हेल्थ। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे म्यूजिक सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजों को माफ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की जो टॉपिक थी मैंने आपके साथ शेयर किया, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जम के शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और इस तरह की जरूरी कंटेंट मैं आपके तक लेकर आता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं सुमित विश्वकर्मा तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।